नमस्कार दोस्तों, आप लोग को फिर से इस टाई क्लासेस बिरोल में स्वागत है। चलिए दोस्त, आप लोग को पढ़ाई कैसा चलता होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा स्टडी करते ही होंगे, क्योंकि परीक्षा का बहुत टाइम नज़दीक आ चुका है। तो समझिए ना, वैसे तो कुल मिलाकर 30 दिन आज से बच गया है, समझ गए। इसीलिए आप लोग, मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छा से तैयारी करते ही होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मैट्रिक का जो परीक्षा जो होता है, पूरे 10 साल की मेहनत होती है। और इस 10 साल की मेहनत को आप लोग कभी व्यर्थ मत जाने देना, समझ गए। क्योंकि इसके पीछे कोई गार्जियन हो, या कोई माता हो, या कोई पिता हो, या कोई टीचर हो जो आपको इतना उम्मीद के साथ पढ़ाता होगा, समझ गए। तो उनका उम्मीद आप लोग टूटने नहीं देने का है मेरे दोस्त। इसीलिए आप लोग अच्छा से तैयारी करिए। लेकिन कहते हैं ना कि शिक्षा उस शेरनी की दूध है जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है, समझ गए। एक्चुअली में आजकल शिक्षा का कुछ और ही मतलब निकाल चुका है। आजकल विद्यार्थी सब बुझते हैं किस टाइप का होता है। इसीलिए मुझे पढ़ाई करना अच्छा से करना है, क्योंकि जो माता पिता आपको पढ़ने के लिए हॉस्टल कॉलेज रुपया देते हैं, और उस रुपया को हम जब दुरुपयोग करेंगे, समझ जाओ उस माता और पिता पर क्या बीतता होगा, उसके बारे में कहीं सोच देखिए, है कि नहीं। मान लीजिए हम इस गांव से कहीं दूर जाकर पढ़ते होंगे, पढ़ते तो हैं, समझ गए। और मंथली मेरा 2000-3000 रुपया देता हुआ गार्जियन पढ़ाई करने के लिए, या साइंस धरो, कॉमर्स धरो, या आर्ट धरो, है कि नहीं। मतलब जब हम मैट्रिक पास करते हैं उसके बाद साइंस या आर्ट या कॉमर्स धरते हैं। वैसे तो विद्यार्थी कॉमर्स और या साइंस धर कर तो कहीं अलग जाकर पढ़ते हैं रूम लेकर, समझ गए, पढ़ते ही होंगे। और थोड़ा भी विचार करिए कि जो गार्जियन मुझे इतना रुपया मेरे ऊपर खर्च कर रहा है, बताओ रुपया कहाँ से आता होगा। लेकिन उसके बारे में सोचिए, क्योंकि जो गार्जियन जो होती हैं कहाँ से कैसे मेहनत करती हैं, कैसे उस रुपया को इंतज़ाम करके आपको देती है। क्योंकि उसका एक ही सपना होता है, उस माता पिता को एक ही सपना होता है कि मेरा बेटा भी पढ़ लिख कर कुछ नया चीज़ हासिल करे। इसीलिए उसके जुनून के अनुसार आपको ऊपर खर्च करते हो। लेकिन यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं, यहाँ पर हम लोग जो हैं, आप लोग जो हैं, उस रुपया को कोई इज्जत नहीं देते। इसीलिए उस पसीना को क्या कहते हैं, खून पसीना से कमाए हुए रुपये को आप लोग एक एक कतरा को ज़रूर हिसाब देने के लिए तैयार रहिएगा। क्योंकि जो माता पिता आपको इतना उम्मीद के साथ पढ़ाता है, भविष्य में आने वाले टाइम में अगर आप लोग अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा, समझ जाओ उस माता का दिल कितना बड़ा खुश होगा, समझ गए। इसीलिए हम आप लोग दोस्त इतने कहेंगे, तैयारी करो। क्योंकि बार बार देखिए, मैट्रिक का जो परीक्षा होता है, मेन लेवल मैट्रिक का हुआ, समझ गए ना। तो मैट्रिक पास किया, उसके बाद तो सब उतना पढ़ाई का जो अति होती जज्बा उतना बहुत कम होती है, तो उतना मेहनत नहीं भी करना पड़ता है। लेकिन जो मैट्रिक का जो है, क्योंकि हम पहली बार 10 साल के बाद बिहार बोर्ड में बैठेंगे, तो बहुत सारा डर भी होता है, बहुत सारा फीलिंग भी होता है, किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, कैसे पूछा जाएगा, समझ गए। तो हर पैटर्न को आप लोगों को ध्यान में धरना ही पड़ेगा, समझ गए। और अच्छा से तैयारी करो, समझ गए। तैयारी सब कुछ होती है, समझ गए ना। तो कहते हैं ना कि ये खीर में जितना चीनी डालिएगा उतना क्या होता है, मीठा और खीर बनता है, समझ गए ना। तो जितना मेहनत आपको शानदार रहेगा, उतना आपको रिजल्ट भी शानदार आएगा, समझ गए। तो एक्चुअल में अच्छा से तैयारी करना है, समझ गए। हम इतना ही भगवान से दुआ मनाएंगे कि आप लोग दिल और मन लगा पढ़ो और शानदार नंबर लाओ, और उस गुरु के नाम रोशन करो जो आपके पीछा इतना मेहनत करता हो, समझ गए। और उस माता पिता को भी नाम ऊंचा करो जो आपके प्रति इतना रुपया पैसा खर्च करता हो, समझ गए। चलिए दोस्त, आओ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में बताए थे हिंदी में, नॉन हिंदी में, जो क्या कहते हैं मैथिली धरे होंगे उसे नॉन हिंदी पढ़ना पड़ेगा, समझ गए। तो उसमें तो बहुत सारा मतलब 14 चैप्टर के बारे में बता चुके हैं, और जो 14 बच थी, क्या कहते हैं, सॉरी 7 चैप्टर बच गया, उसके बारे में क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलते हैं यहाँ पर दीनबंधु निराला के बारे में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, निराला को दीनबंधु क्यों कहा गया है। क्वेश्चन है कि निराला को दीनबंधु क्यों कहा गया। आंसर लिखिएगा, निराला को दीनबंधु इसीलिए कहा गया है क्योंकि दीनबंधु का अर्थ होता है गरीबों का दोस्त, अर्थात दीन प्लस बंधु। दीन का अर्थ हुआ गरीब तथा बंधु का अर्थ होता है दोस्त। निराला जी सभी गरीब एवं असहाय लोगों को बुला बुला कर भोजन करवाते थे, यही दीनबंधु निराला का अर्थ हुआ, समझ गए। तो अब यहाँ पर दिया गया है 53 नंबर क्वेश्चन, जो कह रहा है कि निराला संबंधित बातें लोगों को अतिरंजित जान क्यों पड़ती है। क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। तो दिया गया, इससे देखिए ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा पूछता है बिहार बोर्ड में। तो दिया गया है, इसका आंसर लिखिएगा आप लोग कि निराला संबंधित बातें लोगों को अतिरंजित जान इसीलिए पड़ती है क्योंकि लगता है निराला एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन उसके अंदर का निराला काफ़ी महान है, समझ गए। इसके अंदर जो है निराला काफ़ी महान है, तो इसीलिए उसको दीनबंधु कहा गया है। तो इसका और आंसर बताया गया है। तो इस धरती पर
से बड़ा बड़ा धुरंधर महारथी कवि चले गए, लेकिन किसी को निराला के जैसा सार्वजनिक सम्मान नहीं मिला। दीनबंधु भगवान को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय दीनों का सच्चा बंधु होना ही है। निराला भी सच्चे अर्थ में दीनबंधु थे। इतना आप लोग उत्तर लिख दीजिएगा, तो मेरे हिसाब से आप लोग को एक भी नंबर नहीं काटेगा बिहार बोर्ड। समझ गए? और पूरी उम्मीद के साथ पढ़िए मेरे दोस्त, क्योंकि 10 साल की मेहनत है। इस मेहनत को आप लोग कभी व्यर्थ मत जाने देना। समझ गए? बार बार लाइफ में ये मैट्रिक का बिहार बोर्ड जो परीक्षा होती है नहीं होता है। समझ गए? तो यहाँ पर जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन, जो कह रहा है जो रहीम दिनहि लिखे दीनबंधु सम होए, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करिए। इसका आंसर आप लोग लिखिएगा उत्तर को। यह पंक्ति दीनबंधु निराला से लिया गया है। इस पंक्ति के रचयिता रहीम जी है। इस पंक्ति में कवि साहब लिखना चाहता है निराला जो है वह सचमुच दिनों को ही बराबर लिखते हैं। समझ गए? दीनबंधु जो है बराबर दिनों को ही लिखते हैं, और इन्हें लिखते लिखते वह भी दीनबंधु के समान हो गए थे। दीनबंधु के समान न हुए होते तो आज समस्त हिंदी संसार में उनकी जैसी लोकप्रियता नहीं दिखती। समझ गए? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर इतना ही लिखने का है। ठीक है? समझ गए? यहाँ पर दिया गया है 55 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है पुण्यशील के पास सब विभूतियाँ आप ही आप आती है, भाव स्पष्ट करें। क्वेश्चन है पुण्यशील के पास सब विभूतियाँ आप ही आप आती है, भाव स्पष्ट करें। तो आप लोग इसका उत्तर लिखिएगा। कवि साहब कहना चाहता है कि पुण्यशील के पास सब विभूतियाँ आप ही आप आती है। दीनबंधुता से बढ़कर पुण्यशीलता और क्या हो सकता है। दीनबंधु भगवान को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय दिनों का सच्चा बंधु होना ही है। निराला भी सच्चे अर्थ में दीनबंधु थे। अपनी शक्ति के अनुसार वे जीवन प्रयत्न दीनबंधु को सेवा करते रहे। जब तक उसके शरीर में बॉडी में जान रहा तब तक गरीबों को सेवा करता रहा, और उसके पास जितना भी प्रॉपर्टी जितना भी संपत्ति था उसको बेच कर सभी गरीब एवं असहाय लोगों को भोजन करवाते थे। यानी महान आत्मा पृथ्वी बहुत कम ही मिलते हैं। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 56 नंबर धन उसके पास अतिथि के समान अल्पावधि तक ही टिकने आता है, भाव स्पष्ट करिए। धन उसके पास, किसके पास? दीनबंधु के पास, मतलब निराला जी के पास। समझ गए? इसका आंसर लिखिएगा। कवि साहब कहना चाहता है कि निराला के पास जो भी कुछ धन हो या कोई धन कहीं से आए तो उसे उसके पास टिकता ही नहीं था, क्योंकि वे पूरे धन को पूरे असहाय लोगों के बीच वितरण करते थे। समझ गए ना? असहाय लोगों के बीच क्या लिखिएगा? वितरण कर देते, और वितरण करने के बाद जो भी धन बच जाता उससे भोजन का व्यवस्था करके सभी गरीबों को खिलाता था। यही निराला जी की दिनचर्या थी। दिनचर्या क्या? प्रतिदिन, सब दिन इसका काम यही था। समझ गए? चलिए दोस्तों, यहाँ पर दीनबंधु चैप्टर जितना भी क्वेश्चन था हम यहाँ पर सॉल्व करवा दिए। अब यहाँ पर चलते हैं अगला क्वेश्चन जो दिया गया खेमा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे ऑब्जेक्टिव भी और साथ ही साथ जो है बिहार बोर्ड में 2 नंबरी क्वेश्चन रहबे करता है। 100% गारंटी के साथ रहता है, इसीलिए इसको अच्छा से स्टडी और दिमाग में बैठा लेने का है। समझ गए? चलिए यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन की ओर, जो दिया गया है 57 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करते थे। क्वेश्चन है खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था। तो आप लोग इसका उत्तर लिखिएगा। खेमा कसारा के होटल पर काम इसीलिए कर रहा था क्योंकि खेमा के घर की स्थिति काफ़ी ख़राब चल रही थी। इसीलिए घर को चलाने के लिए खेमा के पिता ने कसारा के होटल पर काम करने के लिए भेज दिया। इतना ही आंसर लिखिएगा। समझ गए? बस हो गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब यहाँ पर दिया गया 58 नंबर क्वेश्चन, जो कह रहा है इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। कह रहा है खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने क्या जवाब दिया। क्वेश्चन कह रहा है खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने क्या जवाब दिया। तो आप लोग इसका उत्तर लिखिएगा। खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने कहा, सिर पर चप्पल लगेगा, चल अपना काम कर, बड़ा आया चप्पल पहनने वाला। समझ गए? तो इतना ही आंसर लिखिएगा।
यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ बताइएगा 59 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी। क्वेश्चन ये भी लाजवाब है, समझ गए। कह रहा है अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी। इसका उत्तर लिखिएगा, अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली इसीलिए मिलती थी क्योंकि अप्रैल का महीना था, धूप बहुत गहरी थी। समझ गए। क्या लिखेगा, अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली इसलिए मिलती थी क्योंकि अप्रैल का महीना था और धूप बहुत गहरी थी। अप्रैल का जो महीना आप लोग जानते हो कितना धूप गहरा उसमें होता है। पाँव जब खुला पाँव चलते हैं तो पाँव जलना शुरू कर देता है, ठीक है। फिर लिखेगा, नंगे पाँव चलने से पाँव जलने लगती थी, खेमा के पास चप्पल नहीं थी, जहाँ भी चाय लेकर जाता तो वह पहले अपने पाँव पर ही पानी गिराता, जिससे उसे कुछ समय के लिए आराम मिल जाता या तसल्ली मिल जाता। समझ गए। इतना ही इसका उत्तर लिखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 60 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, किन परिस्थितियों में खेमा के पिता ने उसे बेच दिया था। क्वेश्चन कह रहा है, किन परिस्थितियों में खेमा के पिता ने उसे बेच दिया था। तो आप लोग इसका उत्तर लिखिएगा। दिया गया है कि गरीबी के परिस्थितियों में खेमा के पिता ने खेमा को बेच दिया था। खेमा के अलावा कई भाइयों को भी इसी तरह बेच दिए थे ताकि अपनी गुजर बसर चला सके। इसका पिताजी, किसका पिताजी, खेमा के पिताजी। समझ गए। चलिए, खेमा में जितना क्वेश्चन था 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। अब यहाँ पर चलते हैं अगला चैप्टर की ओर जो कह रहा है। क्वेश्चन चैप्टर का नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर। चैप्टर का नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बिहार में बराबर आता ही रहता है। चलिए, यहाँ पर दिया गया 61 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते हैं। तो आप लोग इसका उत्तर लिखिएगा, कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए इसीलिए कहते हैं क्योंकि अभी मेरा मतलब कर्पूरी ठाकुर बोलता है, अभी मेरा मुल्क प्रजातंत्र की पीड़ा से करा रही है। जब तक मैं अपनी इस देश को वासियों को सुख सुविधा सम्मानजनक सम्मान नहीं दिलवा सकूंगा तब तक मैं चैन की नींद बैठूंगा नहीं। यही शपथ लिया था कौन, जननायक कर्पूरी ठाकुर। समझ जाइए कितना वीर बहादुर विद्यार्थी था। अब यहाँ पर दिया गया है 62 नंबर जो क्वेश्चन जो कह रहा है, मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए कर्पूरी ठाकुर कहाँ और किस प्रकार जाना पड़ता था। जब कर्पूरी ठाकुर मैट्रिक पास किया, कह रहा है, तो अगला क्लास जो है पढ़ाई करने के लिए किस प्रकार जाना पड़ा। तो इसका उत्तर लिखिएगा, मैट्रिक के परीक्षा पास करने के बाद कर्पूरी ठाकुर दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में उन्होंने IE में नाम लिखाया। कॉलेज जाना बहुत कठिन था, इसीलिए घर से ही धोती, घुटने पर धोती पहनता, कंधे पर गमछा रखे और नंगे पाँव पैदल चलकर मुक्तापुर रेलवे स्टेशन पहुंचते थे। वहां से रेलगाड़ी पकड़कर दरभंगा पहुंचते और कॉलेज में दिन भर पढ़कर संध्या समय लौटते। इसी तरह नित्य दिन 50 से 60 किलोमीटर की यात्रा करते हुए उन्होंने कठिन परिश्रम के साथ IE परीक्षा पास की। IE अर्थात हुआ इंटर का परीक्षा। समझ गए। अब यहाँ पर दिया गया 63 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन सा कार्य करने में आनंद मिलता था। क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन सा कार्य करने में आनंद मिलता था। तो आप लोग इसका उत्तर लिखिएगा, कर्पूरी ठाकुर को दौड़ने में, खेलने कूदने में, तैरने में तथा मंडली के साथ डफ बजाने में भी काफ़ी शौक था। जब होली का समय आता तो उसमें भी डफ बजाने में बड़ी आनंद उसको आता था। किसको, कर्पूरी ठाकुर को। इतना ही आंसर लिखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 64 नंबर जो क्वेश्चन जो कह रहा है, सचिवालय स्थित कार्यालय में पहले दिन उन्होंने कैसा दृश्य देखा तथा उस पर उन्होंने क्या निर्णय लिया। क्वेश्चन कह रहा है, सचिवालय स्थित कार्यालय में पहले दिन उन्होंने कैसा दृश्य देखा तथा उस पर उन्होंने कर्पूरी ठाकुर ने क्या निर्णय लिया। तो इसका उत्तर लिखिएगा आप लोग,
कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार सचिवालय स्थित कार्यालय के ऊपर लिखा हुआ देखा तो उस पर लिखा था ओनली फॉर ऑफिसर। इसका अर्थ हुआ शेष कर्मचारियों का आना जाना सीढ़ियों से होता था, यानी केवल राजपत्रित पदाधिकारी ही लिफ्ट का प्रयोग कर सकते हैं और अराजपत्रिकारी कर्मचारी को मना ही था, मतलब उसको मना था, समझ गए, जाने के लिए। इसीलिए क्या किया, उसको इस प्रथा को ख़त्म करके और उस लिफ्ट को आम कर दिया, मतलब उस पर पदाधिकारी भी और आम जनता सब आना जाना शुरू कर दिया, सरकारी कर दिया, समझ गए। तो इतना इसका उत्तर लिख दीजिएगा, समझ गए। अब यहाँ पर जननायक कर्पूरी ठाकुर खत्म हो गया। अब यहाँ पर पढ़ते हैं झांसी की रानी, दिया गया है अगला चैप्टर झांसी की रानी। अब इसमें चलते हैं क्वेश्चन की ओर, जो कि कह रहा है लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता। क्वेश्चन कह रहा है लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता। तो आप लोग इसका उत्तर लिखिएगा, समझ गए। लक्ष्मीबाई का बचपन तलवार भांजने में, घुड़सवार करने में तथा बर्छी, ढाल, कृपाल, कटारी के साथ खेलने में समय बीती। वो अकेली थी, इसीलिए सभी हथियार को ही अपना दोस्त मानकर खेलती और नाना के संग खेलती थी भी और नाना के संग पढ़ती भी थी। ऐसे इसका दिन कटी थी, समझ गए। इसका कोई सहेली नहीं थी, जितना भी हथियार था इसी से दोस्त मान खेलता था, समझ गए। अब यहाँ पर दिया गया 66 नंबर जो क्वेश्चन, जो कह रहा है बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। इस पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया है, क्यों कहा गया है, इसका उत्तर लिखिए। तो आप लोग सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है भारत गुलाम था। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा समझिए। कह रहा है बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। इस पंक्ति में भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया है, इसका उत्तर मांगता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है भारत गुलाम था, और यहाँ पर कह रहा है खो नंबर ऑप्शन कि भारत में एकता नहीं थी। खो ऑप्शन दिया गया है भारत में एकता नहीं थी, और यहाँ पर दिया गया गो नंबर भारत का इतिहास प्राचीन है, समझ गए। और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन दिया गया है घो नंबर, इसमें कह रहा है भारत की दशा शिथिल मतलब तहस नहस, दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। तो इसका आप लोग उत्तर लिखिएगा घो नंबर कि भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी, कि उस टाइम का जो अंग्रेज था शासन हमला किया था तो पूरा पुरुष को खोज मार दिया, तो कोई नहीं बचा था। इसीलिए भारत का जो दशा था शिथिल मतलब उखड़ मतलब इधर उधर तहस नहस हो गया था, समझ गए। इसीलिए उस समय भारत को बूढ़ा कहा गया था। जब झांसी की रानी आया उसको जवान कर दिया अपनी शक्ति के बल पर, समझ गए। तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर दिया गया अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छा समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है अब झांसी की रानी क्वेश्चन ख़त्म हो गए, समझ गए। अब यहाँ पर चलते हैं अगला चैप्टर की ओर, जिसका नाम है सुदामा चरित्र। इससे आपको एगो 2 नंबरी क्वेश्चन पूछता ही है, इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, समझ गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण किस प्रकार भाव विह्वल हो गए। तो इसका उत्तर लिखिएगा सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण फूट फूट कर रोना शुरू कर दिए और पूछे इतने दिन से आप कहाँ थे मित्र। उसके चरणों के नज़दीक बैठकर भगवान श्री कृष्ण अपने आंसू के जल से उसके चरणों के नज़दीक भगवान श्री कृष्ण बैठकर अपने आंसू की जल से सुदामा की चरण धो डाले। उसके बाद उसे नहा धोकर नए नए वस्त्र पहनाए और अपने सिंहासन पर बिठाकर हाल समाचार पूछना शुरू कर दिए, समझ गए। इसका उत्तर यहीं तक लिखिएगा, समझ गए। अब यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर, कह रहा है गुरु के यहाँ की किस बात की याद श्री कृष्ण ने सुदामा को दिलाई। क्वेश्चन कह रहा है गुरु के यहाँ किस बात की याद श्री कृष्ण ने सुदामा को दिलाई। इसका उत्तर लिखिएगा श्री कृष्ण जी बोले जब हम दोनों छोटे थे तो गुरु संदीपनी गुरु के पास पढ़ रहे थे। उसी समय गुरु माता ने हम दोनों को, ये सब बात कृष्ण जी बोल रहे हैं
किसको? सुदामा कहानी बता रहा है, मतलब बीता हुआ कहानी, जब बचपन में थे ऐसे थे वैसे थे, समझ गए। हम दोनों जलावन तोड़ने के लिए जंगल भेजा। जंगल भेजने से पहले कुछ चने दे दिया और कहा अगर तुम दोनों को भूख लगेगा तो इस चने को दोनों भाई आपस में बांट कर खा लेना। जब जंगल पहुंचे तो आप नीचे में जलावन को इकट्ठा कर रहे थे और मैं पेड़ पर चढ़कर जलावन तोड़ रहा था। उसी समय ज़ोरों से आंधी तूफान आया, बारिश होना शुरू हो गया और आपको ठंड लग रहा था। इसी ठंड के बचने से, इसी ठंड के मारे आप मेरा भी चना चुरा कर आप खा गए, इसीलिए आपको ये दशा भोगना पड़ रहा है। ये सब बात आपको श्री कृष्ण सुदामा अपने मित्र को बताए, समझ गए। अब यहाँ पर दिया गया 70 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, दिया गया है कि अपने गांव वापस आने पर सुदामा को क्यों भ्रम हुआ, समझ गए। तो इसका उत्तर लिखेगा, अपने गांव वापस आने पर सुदामा को झोपड़ी की जगह पर राजमहल को देखकर भ्रम हुआ। वह सोचने लगा कि लगता है फिर से कहीं द्वारकाधीश तो हम नहीं आ गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने जैसा ही राजमहल सुदामा को बनाने के लिए कहा था, समझ गए। जब अपना गांव प्रवेश किया तो लग रहा था कि हम फिर से लगता है कि द्वारकाधीश आ गए, क्योंकि कृष्ण जी बाबा विश्वकर्मा को कहा था जाइए मेरे ही जैसा राजमहल मेरे मित्र को बना दीजिए, जाकर बनाया, समझ गए। तो फिर उसका आंसर लिखिएगा, जब उसके पत्नी नज़दीक आए और प्रणाम किए तो सुदामा पाँव छीप लिए और कहा तुम कौन हो देवी। सुदामा ने पत्नी तक को नहीं पहचान पाई, क्योंकि सुदामा के पत्नी को अति सुंदरता की वरदान मिली थी, इसीलिए उसका रूप ज्यों का त्यों रहेगा। चलिए मेरे दोस्तों, यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हिंदी का जो एक 2 चैप्टर बच गया, बाद में बता देंगे। तो यहाँ तक आप लोग तैयारी कर लो। बिहार बोर्ड में मेरे हिसाब से एक भी 2 क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटेगा। मुझे उम्मीद है आप लोग इस वीडियो का शुरू तक अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग नए होंगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह आप लोग को हिंदी, मैथिली, SST, साइंस, मैथ का वीडियो आप लोग सामने आता रहे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सहित।